सीएम धामी ने चयनित अभियुक्तों को सौंपे नियुक्ति पत्र। चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 15 करोड़ लागत की विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम बोले, शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। उत्तराखंड की तरक्की में मातृशक्ति की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बयान। स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूह के जरिए राज्य की प्रगति की बन रही नई भूमिका। हरिद्वार में हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री कर्मचारी की मौत के बाद भारी बवाल। गुस्साए कर्मचारियों ने चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप। सीएमओ ने निर्देश पर निजी क्लिनिक किया सील। हरिद्वार में शनिवार को भी चला प्रशासन का बुलडोजर। शिवालिक नगर से बहादुराबाद जाने वाले मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण किया गया साफ। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून में सीएम धामी ने जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम ने 15 करोड़ लागत की विभिन्न योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 4 साल में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। देहरादून में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंपे हैं। किसी अच्छी काम के लिए आगे बढ़ रहा हो तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ समाज का भी साथ मिलता है। और पूरे प्रदेशवासियों ने हमारी सर पर हाथ रखा, हमारी पीठ पर हाथ रखा। हमने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी। आपने देखा होगा देहरादून में भी बड़े स्तर पर तोड़फोड़ करवाने का प्रयास किया गया था। उस समय तमाम दुकानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हम जानते थे कि अगर हम अब रुक गए, हम झुक गए, हम दब गए तो मेरी नई पीढ़ी, हमारे कर्णधार ये आगे नहीं आ पाएंगे। इसलिए इनके भविष्य को आगे लाने के लिए आलोचना सहना हमने स्वीकार किया। हमने उनकी आलोचना सही, उनका विरोध भी सहन किया, लेकिन अंततः नकल का कानून भी हम लेकर आए। और वो नकल का कानून पूरे देश के अंदर सबसे सख्त नकल कानूनों में से एक है। उसी का परिणाम हुआ कि आज जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही हैं, बिना नकल के हो रही हैं। अब कोई पेन ड्राइव से नकल नहीं होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बहुत प्रिय छात्र एवं छात्राएं भी यहां बैठे हैं और 15 हमारे शिक्षक भी आज इसीलिए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए उनकी योग्यता प्रतिभा को सम्मान मिला है। उनको जो है आज ये नियुक्ति मिली है क्योंकि ये नकल का कानून लागू हुआ है। पारदर्शिता के साथ भर्तियां हुई हैं और आने वाले समय में अब कोई नकल माफिया, कोई भ्रष्टाचारी आपकी मेहनत के साथ, आपकी योग्यता प्रतिभा के साथ छल नहीं कर पाएगा, आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। आप पढ़िए, लिखिए, खूब तैयारी करिए। आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। आपके गुरुजन जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, उनके भी सपने हैं। उनके सपनों के साथ साथ आपके लिए समाज के भी सपने हैं। क्योंकि कोई भी बेटा या बेटी किसी गांव से निकलती है, किसी गांव से निकलता है, मोहल्ले से निकलता है, छोटे से कस्बे से निकलता है, तो केवल एक माता पिता का बेटा बेटी ही नहीं रह जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ पूरे समाज की भावनाएं जुड़ जाती हैं। पूरा समाज उनको अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उनके लिए प्रार्थना करता है कि आगे जाएं। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, खूब मेहनत से पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए। जब खेलने का समय है खूब खेलिए, लेकिन जब पढ़ने का समय है खूब मन लगाकर पढ़िए। क्योंकि ये पढ़ने लिखने का ये कालखंड आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अभी श्रीधर बाबू अदांकी ने 96 में हाई स्कूल किया,
मैंने 91 में किया। अगर ये भी सोचें कि मैं दोबारा से विद्यार्थी बन जाऊं, विद्यार्थी तो व्यक्ति जीवन भर रहता है, हमेशा सीखता है। जब तक उसका ये जीवन रहता है तब तक सीखता ही रहता है। शिक्षार्थी और विद्यार्थी हमेशा रहता है। लेकिन कक्षा में बैठकर जैसे इनके गुरुजन जिनकी स्मृति इनके 22 के बाद वापस आई, उनके ये दोबारा से शिष्य पूरे जीवन भर रहेंगे, लेकिन क्लास में बैठने वाले शिक्षक दोबारा नहीं बन सकते। और आप सब भी अगर ये सोचोगे आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद कि मैंने उस समय और मेहनत कर ली होती और अपने को एकाग्र कर लिया होता और ध्यान से मैंने पढ़ाई कर ली होती, ये समय मेरा दोबारा आ जाए, तो मेरे बेटे बेटियों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये समय लौटकर नहीं आएगा। समय बहुमूल्य है। समय कभी वापस लौटकर नहीं आता है। जैसे आज तारीख कितनी है गणेश जी? 6 तारीख सितंबर का महीना, 11:35 घड़ी दिखा रही है। ये अब हमारे जीवन में ये समय किसी के भी कभी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय की महत्ता को पहचानिए। अपने ये दिन फालतू के कामों में मत लगाइए। केवल जो है इधर गए उधर गए। आजकल बच्चों को हो गया है, कई बार मोबाइल भी देखते रहते हैं दिन भर, सोशल मीडिया भी देखते रहते हैं। उसका भी अपना महत्व है, लेकिन एक सीमा तक। उसकी एक समय सीमा निर्धारित करिए कि कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये बात में आज मेरा कहने का कोई इरादा नहीं था श्रीधर जी, ये आपने जो भाषण दिया, गुरु की जो बात कही, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में थोड़ा बहुत जो मैंने भी कुछ अनुभव किया है, जो जीवन में कुछ घूमा हूं, पढ़ा हूं, समाज में गया हूं, जो थोड़ा मेरे को आत्मबोध हुआ कि मुझे लगा कि मेरे इतने प्रिय छात्र छात्राएं, ये आने वाले कल के कर्णधार यहाँ बैठे हैं, इन्होंने हम सबका इतना भावपूर्ण यहाँ पर स्वागत किया, तो जरूर मुझे इन सबको बताना चाहिए। इसलिए मैंने ये सब बातें करी हैं। मैं नकल माफिया की बात कर रहा था। नकल माफिया पर कार्रवाई करी, उसका परिणाम हुआ कि आज डेट तक लगभग 25,000 नियुक्तियां, 25,000 नियुक्तियां, कितनी बच्चों? 25,000 नियुक्तियां आज डेट तक संपन्न हो गई हैं। और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में ही हुई हैं। 25,000 यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक। और जो 2000 से लेकर 2021 तक मात्र 16,000 नियुक्तियां हुई थी। और ये अभी रुकने वाला नहीं है, मैं कोई तुलना भी नहीं कर रहा हूं। ये नियुक्तियां लगातार अनवरत रूप से जारी रहने वाली हैं। आप सब भी अगर सरकारी नौकरियों में जाने का, सरकारी सेवा करने का आप सबके मन में इच्छा हो कि भाई आप लोग अभी 8th में 9th में, मैं पूछ रहा था कौन सी क्लास में है, तो आप सब जब 12th कर लोगे, आप बीएससी बीकॉम या बीए कर लोगे, उसके बाद जो भी आप पीजी करोगे या कुछ और करोगे या सरकारी नौकरियों में जाओगे, एग्जामों में भाग लोगे, तो अब ये नियुक्तियां लगातार होने वाली हैं, ये रुकने वाली नहीं है। आप सपने को साकार करने के लिए सरकार ने अपना काम कर दिया है, हमने अपना काम कर दिया। अब आप सबको अपना काम पढ़ लिख करके, तैयारी करके अपने माता पिता के सपनों को साकार करना। उत्तराखंड की महिलाओं ने राज्य आंदोलन से लेकर समाज और परिवार की जिम्मेदारियों तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा, स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मातृशक्ति राज्य की प्रगति को नई दिशा दे रही है। सीएम धामी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर सरकार के प्रयास अब सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं परिश्रमी व कुशल हैं। उनके उत्पादों की मांग देश और विदेश में लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह दशक उत्तराखंड का होगा कथन का उल्लेख करते हुए धामी ने विश्वास जताया कि इस विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी और वे भविष्य की सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक क्रांति की वाहक बनेगी। मातृ शिशु दर में जो एक हमको उपलब्धि प्राप्त हुई है, हमारा एक शानदार
आंकड़ा आया है निश्चित रूप से। ये जो महिलाओं का सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों पर हमने जोर दिया है, तो उसी के परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं और हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा। हरिद्वार में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के 40 वर्षीय कर्मचारी की हाथ की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगा है। डॉक्टर पर मरीज को सस्ते इलाज का लालच देकर घर में बने अवैध अस्पताल ले जाने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। जिला प्रशासन ने अवैध अस्पताल को सील कर दिया है। मृतक के परिजन और साथी कर्मचारी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा, सीएमओ की ओर से पैनल जांच और हाथापाई करने वालों पर केस दर्ज की मांग की गई है। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रकरण यह है कि एक व्यक्ति है जो जनपद रुद्रप्रयाग के हैं और हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते थे। उनके हाथ में कुछ चोट एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। जो सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुमंतु बिरमानी, जो पेशेंट है उसको यहाँ पे अपने जो निजी आवास सा दिखाई देता है वहाँ पर ले आए उनका ऑपरेशन करने के लिए, और ऑपरेशन के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का ये कहना है कि ये मृत्यु ओवरडोज के कारण हुई, एनेस्थीसिया के ओवरडोज के कारण हुई है और साथ ही डॉक्टर के द्वारा लापरवाही बरती गई है। तो प्रथम दृष्टया इसको लापरवाही मानते हुए जो हॉस्पिटल है, जो कि आवासीय परिसर में चलाया जा रहा है और इसका कोई बोर्ड भी नहीं है, जिससे ये पता चले कि ये कोई हॉस्पिटल है, उसको सील कर दिया गया है। परिजन के द्वारा तहरीर दी जा रही है। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच करके जो भी उचित होगी कार्रवाई करेगी और डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मेरे भाई का थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, एक बाइक में रोशनाबाद में एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनकी हाथ की हड्डी थोड़ा क्रैक हो गई। भाई का ऑपरेशन किया गया था यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद फिर दोबारा होगा। तो उनके बाद दोबारा करने के लिए आए थे, उनके सिटी हॉस्पिटल में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे कह दिया कि भाई यहाँ पे मतलब 70-75 हज़ार रुपये लग रहे, प्लस आपका आयुष्मान कार्ड से काम चल जाएगा। हमने उसमें रेडी हो गए थे। बात है तो तुम आप ऐसा कर सकते हो, मेरे जो पर्सनल क्लिनिक है उसमें मैं आपका ऑपरेशन कर देता हूँ और 50,000 में आपका पूरा हो जाएगा। हमने 50,000 जमा करने के बाद उनको फिर उनसे कहा कि हम ऑपरेशन के द्वारा ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद वो 2 मंजिले में ऑपरेशन के लिए गए और जब जाते हुए और पहले से टकाटक तक कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं उसमें कोई बीमारी बुखार थे, ना फीवर, ऐसा कुछ नहीं था। जिससे मतलब टकाटक सिर्फ हड्डी के हाथ के चोट गई थी, इस पर रोड लगी थी, जिसकी वजह से वो ऑपरेशन करने के लिए गए। ऑपरेशन करने के बाद जब नीचे आए हो तो उन्होंने एकदम से बोला कि इन पे पता नहीं ऐसा कोई दवाई रिएक्शन कर दे, जिसकी वजह से हमने इनके हार्ट उस पर ये वो लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद ये अंदर गए, फिर इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि एक्सपायरी यहीं पे हो चुका था। बागेश्वर जिले के काफली गैर क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव अब भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। आपको बता दें कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां पर सड़क न होने के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। बागेश्वर जिले के काफली गैर क्षेत्र में भी करीब 1 दर्जन गांव में सड़क की सुविधा अब भी नहीं है। खरेही पट्टी के क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह करायत ने मीडिया के माध्यम से कहा कि सड़क का अस्तित्व में न आना ग्रामीणों की बड़ी समस्या बनी हुई है। उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय चंदन राम दास के अधूरे वादों को दोहराते हुए मौजूदा विधायक पार्वती दास से इसे जल्द पूरा करने की अपील की। फतेह सिंह करायत ने क्षेत्र की जल, जंगल और जमीन से जुड़ी चुनौतियों के साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार को भी तत्काल प्राथमिकता देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण होने पर क्षेत्र में विकास कार्य गति पकड़ेंगे और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचना आसान होगा। बागेश्वर अब भी सड़क से वंचित है। आपको बता दें कि काफली गैर के गांव में अभी भी सड़कें नहीं हैं। क्षेत्र में नैनी गांव ऐसा है, वो नैनी गांव में अभी तक रोड नहीं है। मैं माननीय हमारे चंदन राम दास जी कटपन मंत्री जी की आत्मा को शांति मिले, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दें। उन्होंने कहा था मैं इस नैनी की रोड को पहुंचाऊंगा, और मैं खुद एक सैनिक होने के नाते मेरे माँ बहनों के सामने उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की महेंद्र सिंह की रोड जो बन रही है, वो करायत पालड़ी, जनोटी पालड़ी, करायत पालड़ी होते हुए कनगाड़ छिना। मंत्री जी ने बोला था, ओ चिंता मत करो, आप देश के सैनिक हो, मैं इस रोड को कनगाड़ छिना मिलाऊंगा, और इस रोड को बनने से वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। मैं सभी
से नर्म निवेदन करता हूं वह मंत्री जी के संकल्प पूरा हो। लक्ष्य क्षेत्र के खानपुर ब्लॉक में माडा बेला गांव में डेंगू के 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही चिकित्सीय टीम मौके पर पहुंची और मरीजों की स्थिति का आकलन किया गया। फिलहाल दोनों मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। खानपुर के चिकित्साधिकारी डॉक्टर जॉर्ज सेमवाल ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है और दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सैंपलिंग और जांच कराई जा रही है। विभाग ने वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए भी अलर्ट मोड अपना लिया है। 2 मरीज मिले थे जिसमें एक तो डेंगू का था, एक स्क्रब टाइफस का था प्लस डेंगू भी था, लेकिन अब वो बेहतर हैं, अब वो बिल्कुल दुरुस्त है अपने घर पे। और हमारी तरफ से तैयारी, हमारा डेंगू वार्ड रेडी है। हम लोगों ने छिड़काव भी करा दिया है, गांव-गांव में डेंगू वार्ड है। हमने 24/7 डेंगू वार्ड के लिए भी अपनी तैयारियां पूरी करें। देखिए, बरसात के बाद वायरल तो बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा मैं लोगों से ये भी कहूँगा कि किसी भी भ्रम में ना रहें। वायरल फीवर और डेंगू में बहुत डिफरेंस है और कहीं भी कोई पानी का कलेक्शन नहीं होना चाहिए आपके घर के आसपास, जैसे गमले हो, कूलर हो, कोई पॉट रखा हो, जैसे बर्तन होते हैं पुराने, उसी में उसके लार्वास जो होते हैं डेंगू के, उसी में। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन चंपावत जिले में शिक्षक भूखे रहे। देश भर के शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं, पर अभी तक सरकार की ओर से उनकी मांगों को न मानकर यूपीएस और एनपीएस का झुंझुना उन्हें थमा दिया गया। पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा जिलाध्यक्ष गोविंद मेहता के नेतृत्व में जिले के शिक्षकों और कर्मचारियों ने एक दिन का उपवास रखा और एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में धरना दिया। जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता ने कहा कि सरकार कर्मचारी, अर्धसैनिक बलों और शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को अनदेखा कर रही है। सरकार ने पेंशन बंद कर सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और उनके बुढ़ापे के सहारे को छीन लिया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षकों की सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाली। कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 1 अक्टूबर को ट्विटर पर पूरे देश में महाअभियान चलेगा और 25 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में देश भर के सभी कर्मचारी शिक्षक सरकार के खिलाफ महाआंदोलन करेंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम जो शिक्षकों के सम्मान का दिन होता है, उस पर उपवास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है पूरे देश भर में, क्योंकि हम सभी शिक्षक कर्मचारी अपनी जो एक सूत्री मांग है पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, उसके लिए सरकार पर निरंतर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि कर्मचारियों की केवल एक ही मांग है। जो कर्मचारी 60 साल तक पूरे देश की सेवा करता है, पूरे राज्य की सेवा करता है, उसको जो है तो जो बुढ़ापे का सहारा है उसकी बहाली की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि आप हमको एनपीएस और यूपीएस के झुंझुने में मत फंसाइए। हमारी केवल एक सूत्री मांग है, आप पुरानी पेंशन की बहाली कर दीजिए और हमारे सारे शिक्षक कर्मचारी साथी पूरे देश के विकास में तन मन धन से अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं। लक्सर और खानपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण तेज कर दिया है। राजस्व निरीक्षकों के साथ गन्ना विभागों के पर्यवेक्षकों को भी इस काम में लाया गया है। एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि जहां जलभराव अधिक है वहां सर्वेक्षण रोका गया है, जबकि पानी उतर चुके इलाकों में तेजी और पारदर्शिता के साथ आकलन रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गंगा और सोलानी नदी किनारे के गांवों में गन्ने और धान की फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट इस माह के अंत तक शासन को भेज दी जाएगी। बारिश से फसल क्षति के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है, तो हमने एक ज्वाइंट टीम बनाई हुई है। जैसा कि हम जानते हैं आपकी क्षेत्र में गन्ने की फसल ज़्यादा एरिया में है, तो एक तो जो गन्ने विभाग से हमारे पास जो कर्मचारी हैं उनकी और हमारे राजस्व विभाग के और कृषि विभाग के जो है एक ज्वाइंट टीम बनी है, जो कि गांव-गांव में जाके क्षति का आकलन कर रही है, सर्वे कर रही है। अभी खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो आकलन है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे पानी उतर रहा है वैसे वैसे हम जहाँ पानी उतर रहा है वहाँ पर सर्वे हो रहा है और अभी तक एक 2-3 गांव की रिपोर्ट मेरे पास आई और मैंने इन टीम को निर्देशित किया है कि जल्द ही इसका काम पूरा करें। ऑटो विक्रम महासंघ के प्रधान ने बहादुराबाद स्थित फिटनेस सेंटर के मैनेजर पर गाड़ियों की फिटनेस प्रक्रिया में गड़बड़ी और अधिक शुल्क वसूली का आरोप लगाया है।
यूनियन से जुड़ी ऑटो संख्या 2961 का ऑनलाइन भुगतान पहले ही हो चुका था, लेकिन शाम तक गाड़ी अनफिट घोषित कर दी गई। राजेश भट्ट ने कहा कि 2250 रुपये और 2300 रुपये की अतिरिक्त ऑनलाइन राशि दोबारा ली गई और फीस अधिकारियों ने जानकारों के अकाउंट में डलवाने का आरोप भी लगाया। गाड़ी सवेरे 11 बजे से फिटनेस कराने आई है। ऑटो 2961 गाड़ी खड़ी है। मैंने इन्हें मैसेज भी कर दिया, ठीक है जी। जो हमारी यूनियन की गाड़ी होती है वो मैसेज पे करते हैं और ये अपना ऊपर का पैसा लेके कर देते हैं गाड़ियों को। 11 बजे से गाड़ी खड़ी है, शाम के 5 बजे इन्होंने अनफिट कर दी और इन्होंने हमारे से ऑनलाइन पेमेंट ले रखी है सारी फोन में हमारे पास। अब इन्हें जब बात पता लग गई कि हाँ हम कुछ ऐसा करेंगे, तो इन्होंने अपने दूसरों से जो यहाँ फीस कटती है उनके यहाँ अकाउंट में डलवाने लगे और ये सब पैसे इधर उधर डलवाने लगे। इन्होंने इस चक्कर में 2 अपने आदमी बदल दिए यहाँ से। उनकी गाड़ी 2 बार फेल कर दी इन्होंने। 2600 रुपए की रसीद ली है और उनसे पैसे डलवा करके गाड़ी अंदर बुला रहे हैं। ये यार इनके प्रूफ है मेरे पास, जो मैं ऑनलाइन आपको दे दूंगा। जो पैसे दे रखे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रखी सारी फीस के अलावा। आज आया दोबारा फिर डबल पेमेंट देनी पड़ी मेरे को। कल 2250 दिए थे, आज 2300 रुपए दिए मैंने। फोन पे किया है, बाहर जो ऑफिस खुला हुआ है इनका। अब उन्होंने मना किया बाहर जाओ, बाहर से करवाओ। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं पहले भी एक बार आया था, अंदर ही पेमेंट फीस कटी थी। इस बार ही हुआ ऐसा। पहले अंदर काटते लेकिन अब बाहर कर दिया। चमोली में भारत मौसम विज्ञान विभाग के आसमानी आफत और भूस्खलन अलर्ट के बाद 1 से 5 सितंबर तक लगी अस्थायी रोक हटा दी गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में यात्रा फिर से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं की चहल पहल इस दौरान धामों में बढ़ी हुई नजर आ रही है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बद्री धाम और ज्योतिर्मठ में चटक धूप के बीच की घाटी और उच्च हिमालयी पंचम केदार क्षेत्रों में प्रकृति प्रेमी पर्यटक भी अपनी यात्रा पर लौट आए हैं। चमोली में चारधाम यात्रा आपको बता दें, चारधाम यात्रा बहाल कर दी गई है, जिसके पंजीकरण भी अब शुरू हो गए। मॉनसून का सीजन उत्तराखंड के लिए बड़ी तबाही लेकर आया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बड़ी तबाही इस मॉनसून में देखी गई है। प्रदेश में इस मॉनसून अब तक 574 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में बारिश से लोगों और संपत्ति को कितनी भारी क्षति हुई है। आश्रितों और प्रभावित क्षेत्रों की क्षतिपूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन सचिव ने केंद्र को 5,700 करोड़ रुपए का अनुमानित पैकेज भेजा। रविवार शाम तक केंद्र की टीम उत्तराखंड पहुंची। सोमवार को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत राशि और भरपाई योजना का निर्णय करेगी। वर्षों की तुलना में इस वर्ष बरसात ज़्यादा हुई है। लगभग 574 मिलीमीटर बरसात हुई है। तो बरसात ज़्यादा होने के कारण राज्य में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इस वर्ष प्राकृतिक आपदा से लगभग 79 कुल मृत्यु हुई है। अब तक करीब 115 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग मिसिंग चल रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 90 है। और पक्का हाउसेज हमारे 238 के आसपास कुल नुकसान हुआ है। इसके अलावा कुछ दुकानें हमारे नुकसान हुई हैं, कुछ होम स्टेज नुकसान हुए हैं। तो इस तरह से नुकसान है, उसका भी आकलन किया है। तो जो टीम आएगी, टीम इस चीज का भी आकलन करेगी कि सामाजिक तौर पर कितना नुकसान कुछ हुआ है हमारा। तो ओवरऑल क्या नुकसान हुआ है उसको देखते हुए हम भारत सरकार से ओवरऑल हम डिमांड करेंगे पीजीएनए के बाद कि हमें इस चीज में असिस्टेंस चाहिए। ज्योतिर्मठ के पल्ला गांव में भूधसाव के चलते कई मकानों को परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। एसडीएम के निर्देश पर प्रभावित परिवारों के लिए 17 टेंट और राशन किट की व्यवस्था की गई। भूधसाव की वास्तविक स्थिति जानने के लिए भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। डीएम संदीप तिवारी बोले, प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें, ज्योतिर्मठ से खबर सामने आ रही है, जहां पल्ला गांव में लगातार लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, जिससे भूधसाव से परेशान लोग अपने घर से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को आश्रय दिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध लोगों के लिए किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।